national building. We know that the 14 and the 15 August. As usual, if a common person asking when was the India got the independence, like 6, 7, 8, 9 के बच्चे से पूछा जाए कि भारत कब आजाद हुआ था, 15 August 1947. But whenever you can read the political science in deeply, जब हम नीचे तक deeply में जाते हैं in the higher level, then we will be know this is the timing of the 14 and 15 August midnight. First Prime Minister of India giving to the speech at the 12 PM, रात के 12 बजे जिसको बोलते हैं. 14-15 अगस्त एक वर्ड भी यूज किया जाता है. 1947 midnight, and first Prime Minister of India giving the famous speech, and that speech have been known as the Tourist with Destiny. चिर परिचित भाग्यवधु से मुलाकात, टैरस विद द डेस्टिनी, यानी जो हमारा न्यू फ्यूचर होगा, भाग्य जो हमारा होगा, फ्यूचर जो होगा, उससे आज हम मिलने वाले. That was the historical speech given by the first Prime Minister of India. Night of the 14 August 1947 assembly. It will be look like a religious thinking of the Nehru ji. नेहरू जी की कुछ रिलीजियस धार्मिक बातें थी. That's why they can choose the timing of the midnight. इसलिए उन्होंने स्पीच का जो समय सेलेक्ट किया रात के 12 बजे. उनका अपना एक फेमिना होता था, अपने एक सर्कमस्टांसेस होते थे. And that speech have been given by to Nehru to the all Indians. और उसमें ने एड्रेस किया कि now after the getting the independence, how can you getting the development, education, unemployment को कैसे रिमूव करेंगे, इस प्रकार हम इंडिया को एक डेवलपमेंट से लेकर डेवलप्ड सिचुएशन में हम लेके जाएंगे. ऑल थिंग्स हैव बीन बी गिवन बाय टू दैट थिंग्स. ये सारी चीजें जो हमारी वहां पर लेके जाती है, दैट वाज, या कह सकते हो इट वाज अ ड्राफ्ट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द फ्यूचर इंडिया. एक तरह से इस स्पीच में नेहरू जी ने अपना ड्राफ्ट बनाया, अपनी एक रूपरेखा बनाई कि भविष्य का भारत कैसा होगा. What was the future of India? भारत का भविष्य कैसे होगा, and how can we run the government? Government कैसी होगी, डेमोक्रेटिक होगी, नॉन डेमोक्रेटिक होगी, डिक्टेटरशिप होगी, मोनार्चिकल होगा, क्या सिस्टम, क्या कुछ होगा. It will be decided by नेहरू जी. And that speech, इस स्पीच में किया गया, and that was the first speech of नेहरू गांधी. ये काफी बार हमारा 1 मार्क्स में आता है. 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट से जब लाल किले से आम जनता को नेहरू जी संबोधित करते हैं, तो उनको एक अच्छी स्पीच दी जाती है कि विद इन द 200 years ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम्स, 200 साल की गुलामी से आज हम निकल के आ रहे हैं. उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया कि हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस है, विच टाइप ऑफ चैलेंजेस हैव बीन बी फेस्ड बाय द इंडिया, एंड हाउ कैन वी रिमूव दिस चैलेंजेस. कि देखो भाई, हमारे सामने अब आजाद तो हम हो गए हैं, वी आर गेटिंग इंडिपेंडेंट, दैट वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. बट अब हमारे सामने आजाद होने के बाद और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है डेवलपमेंट. किस प्रकार जो हम यूएसए, ब्राजील, कनाडा, चाइना, उनके बराबर या उनसे आगे जा सकते हैं, और हमारे कंट्री में जो कॉलोनियल सिस्टम से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उनका सॉल्यूशन कैसे करें. That was the main things about the, यानी in this chapter we can discuss about the what was the challenges. 47 में देश के सामने क्या क्या चुनौतियां, what was the main challenges front of the country 1947, जब देश आजाद हुआ तो क्या चैलेंजेस था. द हिंदुस्तान टाइम्स, एंड ऑफ द 200 years old ब्रिटिश रूल, ये उस टाइम के न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी. 15 अगस्त एट द, ये 19 जुलाई में जो भी न्यूज़पेपर निकले थे स्टार्टिंग में अगस्त के अंदर, तो उनकी ये हेडलाइन होती थी, एंड ऑफ द 200 years ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि 200 साल की गुलामी आजाद होने वाली है, इंडिया अब आजाद होने वाला. हर न्यूज़पेपर में, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो या दैनिक जागरण, उस टाइम के जो भी चीजें होती थी, वो सारी चीजें धीरे धीरे वहां से उन्होंने रिमूव की और उन चीजों को उन्होंने हटाया. आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर हैव बीन बी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार के सामने बहुत सी समस्याएं थी, बट देयर हैव बीन बी 5 मेजर प्रॉब्लम्स. जो हम 5 मुख्य समस्याओं का सामना करेंगे. नंबर 1, नेशन बिल्डिंग्स, देश का निर्माण कैसे किया जाए, एक कंप्लीट कंट्री का निर्माण कैसे किया जाए. बिकॉज वी नो वेरी वेल
बिफोर 15 अगस्त 1947, थोड़ा सा अगर हम फ्लैशबैक हिस्ट्री के 14 चैप्टर में चले जाते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल को फॉरगेट करके अगर हिस्ट्री में जाते हैं, पार्टीशन, विभाजन, सभी को पता है 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शंस, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जब लाखों की संख्या में लोगों को मारा गया था, पार्टीशन जब हुआ था, दंगे जब हुए थे, सबसे ज्यादा जिंदा लोगों को जलाया गया था, वुमेन्स के साथ अत्याचार किया गया था, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा और मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। दैट वाज द मेन प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या उस समय ये थी कि देश में जो एक डाइवर्सिटी की फीलिंग आ गई है, और पार्टीशन वर द मेन ऑब्स्टेकल्स, कि देखो पूरे देश के अंदर जो विभाजन की एक ऐसी घटना घटी है, किस प्रकार हिंदू और जो मुस्लिम लोग हैं उनके अंदर एक यूनिटी की फीलिंग लेके आएंगे, और जो इससे कोलैप्स हुआ है, इससे जो डैमेज हुआ है या जो डिस्ट्रॉय हो गई है सोसाइटी, उसको किस प्रकार रोका जाएगा और हिंदू मुसलमानों के अंदर एक एकता कैसी बनाई जाए। यू कैन राइट द एग्जाम्पल ऑफ द राइट्स ऑफ दंगों के बारे में इस चैप्टर में, इस टॉपिक्स में कितना भी लिख सकते हैं। एवरीबडी नो lakhs of people have been killed by that rights, लाखों लोगों की संख्या में लोग मारे गए थे यहाँ पर, बहुत से लोगों का मर्डर हो गया था। आज तक बहुत सी ऐसी फैमिली है जिन्हें आज तक उनके पेरेंट्स को नहीं मिला है। एंड who are the most affected by partitions, इस विभाजन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली कौन सी कम्युनिटी या कास्ट थी? कैन एनीबॉडी टेल मी? कोई बता सकता है कि सबसे ज्यादा विभाजन से प्रभावित कौन हुआ? एक लाइक हिंदू, मुस्लिम, जेंट्स, वुमेन्स, गर्ल्स, चिल्ड्रन, बच्चे, बूढ़े, कौन भी सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन माना जाता है? गर्ल्स। गर्ल्स, नॉट वुमेन। गर्ल्स। गर्ल्स एंड द वुमेन जो था वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड इस पार्टीशन में माना गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट विभाजन का, जो सबसे ज्यादा विध्वंस या बुरी घटनाएं जो देखी थी उस समय महिलाओं और लड़कियों ने ही देखी थी। चाहे दोनों कम्युनिटी, हिंदू और मुसलमानों की दोनों कम्युनिटी में काफी महिलाएं आज ऐसी थी जिन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली के साथ रहना एक्सेप्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम बिलोंगिंग टू अ हिंदू फैमिली, अगर मैं हिंदू फैमिली से हूं, पार्टीशन के बाद मुझे मजबूरी में सर्वाइवल करने के लिए, अपनी डिग्निटी को सर्व करने के लिए, या वाट एवर यू कैन से, आप कुछ भी कह सकते हो, उसे एक मुस्लिम फैमिली के साथ रहना पड़ा, और इनकी संख्या लाखों में थी। यानी एक तरह से एग्रीमेंट जिसे बोलते, समझौता किया। इफ यू वांट टू सर्वाइवल, देखो सिंपल सा रूल था, जिंदा रहना है, बचना है, तो आपको सर्वाइवल करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। देखो भैया, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। यू डोंट हैव द अनदर ऑप्शंस, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर सर्वाइवल करना है तो जो बातें आपको बताई जाती है, जो टर्म एंड कंडीशन आपको बताई जाएगी, आपको वो चीजें एक्सेप्ट करनी ही होगी। इस सारी सिचुएशन को हैंडल करना और एक पीस क्रिएट करना, ये नेहरू जी के सामने बड़ी समस्या थी। वी नो, जब हम डीपली जाते तो गांधी जी भी डोर टू डोर भी गए थे इस पार्टीशन की फायर को, आग को शांत करने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इस चैप्टर में हमारा टॉपिक भी ऐड हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें भारत में लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है, उनका भी काफी अच्छा रोल रहा था। जितने भी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, सभी ने डोर टू डोर जाकर, होम टू होम जाकर, या एरिया टू एरिया जाकर एक सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश की, क्योंकि एक नया भारत जो उन्होंने बनाना था। सेकंड प्रॉब्लम्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। अब सबसे बड़ा पार्टीशन के बाद जो दूसरी समस्या हमारी बनाई जाती थी, लोकतंत्र की स्थापना। बिकॉज वी डोंट हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, तो ना तो संविधान था हमारे पास, ना वोटिंग राइट थे। यानी आप कह सकते हो कुछ लोगों ने, विंसेंट चर्चिल, लॉर्ड इरविन, एलिजाबेथ, दीज आर द सम ग्रेट फॉर्मर ब्रिटिशर पर्सन, जिन्होंने कहा था कि चाइल्ड है, आफ्टर द बर्थ द पेरेंट्स हैव बीन लेफ्ट देम।
कुछ लोगों ने इंडिया के बारे में कुछ कोटेशन उस टाइम देना स्टार्ट कर दिया था फॉरेनर न्यूज़पेपर के अंदर कि भारत एक ऐसा बच्चा है जिसके माँ बाप ने उसको अनाथ छोड़ दिया है। यानी एक ऐसा इंडिया एक ऐसा कंट्री है एट नाउ, भारत एक ऐसा कंट्री बना हुआ है जिसमें उसके पेरेंट्स नहीं है। नाउ द मेन प्रॉब्लम इज दैट हाउ कैन वी डू द ग्रोथ। तो हम भैया ग्रोथ कैसे करेंगे जब हमें कोई सर्वाइवल करने वाला, हमें इंफॉर्मेशन देने वाला ही नहीं है, हमारे केयर टेकर ही नहीं है। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है कि हम डेमोक्रेसी सेटअप कैसे करेंगे। ना कॉन्स्टिट्यूशन है, ना अपना खुद का संविधान है, ना हमें नॉलेज है किस प्रकार इलेक्शन कराएंगे, ना हमें ये सारी चीजें। सबसे बड़ी बात थी वो डिसाइड हम ये भी नहीं कर पा रहे थे कि 47 के बाद इंडिया डेमोक्रेटिक रहेगा, डिक्टेटरशिप रहेगी या मोनार्ची रहेगी। हमारे यहाँ पर हम लोकतंत्र की व्यवस्था करें, तानाशाही की व्यवस्था करें या राजतंत्र करें। ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे सामने था। नंबर 2। नंबर 3, डेवलपमेंट, वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। सबसे नंबर 3 पर जो हमारा प्रॉब्लम आती है डेवलपमेंट कि देखो अब तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्लेम और ब्लेम कर ही नहीं सकते कि भैया हमारा डेवलपमेंट तुमने नहीं किया हमें। अब सबसे बड़ा पार्टीशन और डेमोक्रेसी के बाद जो रीजन आता है कि जो हमारी पॉवर्टी होती थी, इस गरीबी को कैसे दूर किया जाए। बिकॉज एट द टाइम ऑफ 47 एवरीबडी सेइंग दैट, सब कहते थे भारत एक ग्रामीण देश है एंड 85 पीपल हैव बीन वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर। पुरानी बुक्स में और सभी में एक चीज एक कॉमन बताई जाती थी, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी 80% से ज्यादा जनसंख्या खेती बाड़ी में लगी हुई होती थी। तो बिकॉज वी नो दैट द जो एग्रीकल्चर। गुड मॉर्निंग नागेंद्र सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। Are you able to hear me, sir? यस मैम। Sir, there are 28 students in the class. Sir, there are 28 students in the class. Yes, ma'am. 27. And very less students have paid the fees. So why you are allowing them to attend the class? Ma'am, I have been already messaged them, and if I am using the waiting options. Sir, please block them from the class because this is not allowed. Already 6 months has passed and they have not submitted. So it means, so ma'am, I can block. They are not able to. I can block them permanently because if I am creating the waiting options, that means I am again 5 minutes I am giving to the permission. So yes, tell them that they will be not allowed in the class. I already telling them, ma'am, 3 or 4 times I am privately sending them message without paying fees. Please did not join the class. Now I have only one option. Yes, I can block them permanently. Yes, sir, block them permanently because we are reminding them every time, but still there is no reaction from their side. Yes, ma'am. So please start the form filling also after 1 week. I am already telling them the registration have been started, midterm exam have been started. Please deposit your as monthly fees, but still they did not give the response of anything. Okay, sir, block them from the class. Thank you. Okay, ma'am. So today we can complete the chapter and then we decided the one by one after the checking the नेशन बिल्डिंग्स एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब भारत का पार्टीशन होता है ब्रिटिश इंडिया का, एवरीबडी नो द मेकिंग ऑफ द 2 कंट्री। सबको पता है 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान, 14 अगस्त एंड 15 अगस्त 1947। वी नो द एग्जैक्ट डेट्स। 1947 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, 15 को हमारा बनाया जाता है। एंड 2 नेशन थ्योरी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल में चैप्टर बड़ा मिक्सअप हमारा माना जाता है। व्हाट वाज द रीजन ऑफ द पार्टीशन, जब हम पार्टीशन वाले टॉपिक्स को आप एक्सप्लेन करते हैं। 2 नेशन थ्योरी गिवन बाय द हेड ऑफ द मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना। अगर पूछा जाए तो 2 राष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मुस्लिम लीग के जो हेड माने जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना।
इंडिया कंसिस्ट ऑफ द टू पीपल, हिंदूज एंड द मुस्लिम, डिमांडेड पाकिस्तान इज द सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम। ये जिन्ना साहब ने कहा था कि भारत में दो प्रकार के लोग रहते हैं। जिन्ना साहब कहते हैं कि देयर हैव बीन बी टू टाइप ऑफ द पर्सन्स, कि यहाँ पर दो प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम, एंड वी आर डिमांडिंग फॉर द पाकिस्तान सेपरेट फॉर मुस्लिम। उसने कहा कि हम जो सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहे हैं वो फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुस्लिम इज अ सेपरेट कम्युनिटी, वी हैव डिफरेंट कल्चर, वी हैव डिफरेंट एक्टिविटी, वी हैव डिफरेंट जियोलॉजिकल लोकेशन। उस टाइम जिन्ना जी ने कहा था कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, हमारा कल्चर, रिलीजियस एक्टिविटी ये बहुत ज्यादा हमसे डिफरेंट है, इसलिए उन्होंने सेपरेट, वर्ल्ड के अंदर पहला एक ऐसा कोइंसिडेंस है जहां पर एक कम्युनिटी के लिए देश की डिमांड की गई थी, यानी उन्होंने मुस्लिम के लिए पाकिस्तान की डिमांड की। इट विल बी नोन एज द टू नेशन थ्योरी ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। ऑलवेज अपोज दिस थ्योरी, कांग्रेस हमेशा से ही इस थ्योरी के अगेंस्ट भी मानी जाती है। पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, बिकॉज एट द टाइम ऑफ 47, बिफोर 47, 47 से पहले इंडिया के अंदर दो मेन पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती थी। मुस्लिम लीग बिलोंग्स टू द मोहम्मद अली जिन्ना, सेकंड INC इंडियन नेशनल कांग्रेस बिलोंग्स टू द नेहरू, गांधी, पटेल, सुभाष, एवरीवन, एंड थर्ड पार्टी आल्सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तीसरी पार्टी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये तीन पार्टी हम यहाँ पर अगर पार्टी वाइज हम क्रिएट करें तो फर्स्ट पार्टी हमारी यहाँ पर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर हमारी यहाँ पर मुस्लिम लीग, और थर्ड पार्टी यूके मान सकते हैं आप, इंग्लैंड मान सकते हैं। ये तीन पार्टी जब डिसाइडेड हुआ कि भाई हम इंडिया को आजाद कर देंगे, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड मिस्टर एटली हैव बीन अनाउंसमेंट बिफोर ऑफ जुलाई वी कैन गिव द ऑल द राइट्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिशियंस। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री चुने गए इंग्लैंड के अंदर एटली, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि बिफोर जुलाई आते ही हम इंडिया को उसकी गवर्नमेंट दे देंगे, नाउ यू विल बी डिसाइडेड। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग डिसाइड करे कि भैया आपको करना क्या है, दे विल बी गिविंग टू द फ्री हैंड, उन्होंने दोनों को फ्री हैंड दे दिया कि भैया हम आजाद करने वाले हैं, आफ्टर द सम टाइम वी गिव द राइट्स, हम आपको आजाद करके चले जाएंगे, whatever you want you can do. Process of the partition was the painful and the difficult. अब देखिए कार्टून भी हमें बताता है कि किस प्रकार भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है। सिंगल साइड में अगर हम यहाँ पर देखें जवाहरलाल नेहरू एंड जिन्ना साहब, these are the some person, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, कॉमन पर्सन महात्मा गांधी, बैक साइड ऑल्सो यू कैन सी बाय कार्टून, कि ये दो लोग होते हैं जो मेन होते हैं जो भारत का पार्टीशन करने हैं। गांधी वाज अनेबल टू स्टॉप दिस, गांधी जी भी इनको नहीं रोक पाए। कुछ लोग होते थे जिनको बड़ा दुख भी हुआ कि कम्युनिटी के आधार पर भारत का विभाजन हो रहा है, इट वाज नॉट अ गुड आइडिया, एक आइडिया भी सही नहीं है, बट दे कांट स्टॉप, लेकिन फिर भी वो उसको रोक भी नहीं पाए। अब क्या होता है, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वुड मेक पाकिस्तान, सब आपको पता है, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान बने, बांग्लादेश वाला बना, रेस्ट ऑफ द अर्दा विद इंडिया, जो बाकी बच गया वो इंडिया कहलाया। जब यू नो द हु आर द इम्पोर्टेंट पर्सन्स या मेन पर्सन टू ट्राई टू गिव द पार्टीशन सिचुएशन, भारत का विभाजन किस पर्सन ने कराया, एक पर्सन था बड़ा फेमस था और इसको बॉर्डर लाइन भी कहा जाता है, इंडो पाक बॉर्डर लाइन, भारत और पाकिस्तान, सर रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन को सर रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। जैसे इंडो चाइना को मैकमोहन लाइन कहा जाता है, ऐसे भारत पाकिस्तान को रेडक्लिफ कहा जाता है, क्योंकि ये वो कैंडिडेट था रेडक्लिफ जिसने पूरा ड्राफ्ट किया था कि पार्टीशन होगा तो एक तरह से कॉमन अगर साधारण शब्दों में समझे तो दो देशों के बीच में जो बॉर्डर लाइन, जो सीमा रेखा जो तय की गई थी वो सर रेडक्लिफ ने तय की थी।
यानी ये वो कैंडिडेट था जिसने भारत का विभाजन कराया, इसलिए हम अभी किसी को भूल नहीं सकते। अब ये वाला आप देख लीजिए, आपके सामने है, मैंने पहले भी आपको 2, 3, 4 टाइम बताया है, एंड आई थिंक नोबडी हैव द प्रॉब्लम्स। किसी को इस पार्टीशन सिचुएशन के समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्रिटिश इंडिया उस टाइम ये पूरा इंग्लैंड के अधीन था, पूरा इंडिया। जब 14-15 अगस्त को बना तो ये ब्लू ब्लू वाला कलर आपको जो दिखाई दे रहा है मॉडर्न इंडिया, आज का इंडिया बना। ये ईस्ट पाकिस्तान और ये आपका वेस्ट पाकिस्तान। ये कंडीशन हमारी कंट्री की थी 15 अगस्त 1947 जब देश का विभाजन हुआ। 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान भी 2 टाइप से बना, ईस्ट एंड वेस्ट। बाद में बांग्लादेश 71 में यूज द वर्ड्स बांग्लादेश। 1947 में हम बांग्लादेश का यूज नहीं कर सकते। No single belt of Muslim majority area in British India. The 2 area of the Muslim concerned, one the east। अब देखिए थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लोकेशन से भी तुम्हें बताने की, मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, मैं जूम कर दूं। अब देखिए ये वाला तो वेस्ट और ये ईस्ट। अब यहाँ पर ये पिंक सा कलर का रह गया, ये प्रिंसली स्टेट बच गई। प्रिंसली स्टेट का मतलब है देसी रियासत। यहां पर भी मुसलमान है, हैदराबाद है, ये आगे आएगा, इसको डिटेल में बताएंगे। हैदराबाद के निजाम। और ये जम्मू कश्मीर। नाउ पाकिस्तान हैव बीन आल्सो डिमांडिंग, उन्होंने तो बोला था ना जो एरिया मुस्लिम का है वो हमें दीजिए, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर भी हमें दे दो और हैदराबाद भी हमें दे दो। अब आप को यूज करें, अगर हम उनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते, मुस्लिम एरिया हम उनको दे देते, तो भैया कैसा इंडिया होता? यहाँ भी पाकिस्तान, यहाँ भी पाकिस्तान, यहाँ भी पाकिस्तान और ये भी पाकिस्तान। उनकी जो डिमांड थी अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम, जहां पर मुस्लिम है, उन्होंने तो यही तो कहा था ना कि जहां पर मुस्लिम है वो पाकिस्तान। अब एक बात बताइए, हम भारत के बीच में हैदराबाद, हमारा कर्नाटका वाला काफी तमिलनाडु का भी कुछ एरिया आ जाता था, यहाँ पर बेंगलुरु वगैरह सारी चीजें, यहाँ भी पाकिस्तान बना देते, जम्मू कश्मीर को भी पाकिस्तान को दे देते, बांग्लादेश भी गया और ये वाला। तो हाउ कैन वी हैंडल दिस? वी रिफ्यूज द डिमांड। हमारे कुछ नेताओं ने कुछ अच्छा काम किया, उन्होंने यूज कर दिया, और ये जो अकॉर्डिंग टू देने से मना कर दिया। सिर्फ ईस्ट एंड जो वेस्ट पाकिस्तान जो था वही उस टाइम, और वहां पर इसका रीजन माना जाता था कि नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। हर कोई मुस्लिम भारत पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता था। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ये कहीं पर भी नहीं लिखा था कि भारत का हर मुसलमान पाकिस्तान में जाना चाहता था। वी नो at modern time Pakistan have been maybe 21 to 30 crores people। पाकिस्तान की आज जो कुल जनसंख्या है 25 से 30 करोड़ के आसपास है। इतनी ही पॉपुलेशन आज भारत में मुसलमानों की। बताना चाहते थे सबसे ज्यादा जो इनके अगेंस्ट में आते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, इसलिए रखें, he will be known as the frontier गांधी। हिंदी में बोलते हैं सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, गांधी, फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान साहब वाज द लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न। ये जो अब्दुल गफ्फार खान साहब थे NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविनेंस, यानी नॉर्थ के साइड में जो नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्थ के जो पार्टी थी खान साहब की। आसाम में भी आप मुसलमान बहुत ज्यादा रहते थे, वहां पर ये थे, लेकिन वो कभी नहीं चाहते थे कि मुसलमान पाकिस्तान में जाए। यानी कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में ऐसे भी लोग थे जो कभी नहीं चाहते थे कि सभी पाकिस्तान में जाए। बट टू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविनेंस पंजाब एंड बंगाल,
ये क्वेश्चन मैंने कभी पूछा होगा या बहुत बार आता है। गिव द नेम ऑफ द टू स्टेट which have been the most affected at the time of partitions। दो राज्यों का नाम लिखे जो विभाजन के समय सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं या जिनका बाइफ्रिकेटेड हुआ है, बाइफ्रिकेट यानी जिनका बंटवारा किया गया है, उनको बांटा गया है। आई एम आस्किंग टू यू, जब हमने टेस्ट लिया था ये क्वेश्चन मैंने बच्चों से पूछा एंड मे बी 70 to 80% हैव गिवन टू द राइट आंसर, है ना। एंड स्टिल वी कांट स्टडी दिस चैप्टर, हमने चैप्टर नहीं पढ़ा लेकिन बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया। स्टिल आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कौन सी स्किल तुमने वो यूज की कि जो चैप्टर तुमने पढ़ा नहीं उसका राइट आंसर तुमने दे दिया। पंजाब एंड बंगाल वाज द टू मुस्लिम मेजोरिटी। अगर हम मैप वाइज अगर थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, एक बार फिर से दिखाता हूं, ये वाला जो हमारा पंजाब अगर देखेंगे, पाकिस्तान में भी पंजाब है और भारत में भी पंजाब है। ये कभी एक पंजाब होता था, पूरा ये पंजाब, इसका पार्टीशन कर दिया गया। ये वाला बंगाल हमारा, इसमें भी बंगाल होता था, भारत में भी बंगाल है और पहले ये बांग्लादेश में भी बंगाल होता था, इसका पार्टीशन हमने कर दिया गया। टू मोस्ट अफेक्टेड जो स्टेट हमारे माने जाते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, दो स्टेट हमारे होते हैं पार्टीशन के अंदर जो होते हैं, पंजाब और बंगाल, दोनों का विभाजन किया गया था। आधा पंजाब हमारा पाकिस्तान में चला गया, आधा पंजाब हमारा बांग्लादेश के अंदर चला गया। ये दोनों चीजें हमारी इधर से गई। माइनॉरिटीज, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है माइनॉरिटीज के लिए। लैक्स ऑफ द हिंदूज एंड द सिख पाकिस्तान, लार्जर नंबर ऑफ द मुस्लिम इंडिया बिकेम द अनडिजायरेबल अलायंस टू द। अब यहाँ पर भारत में जो मुस्लिम आए वो माइनॉरिटी हो गए, जो सिख आए वो माइनॉरिटीज हो गए। अल्पसंख्यक यानी अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू रहता था तो वो बेचारा माइनॉरिटी हो गया, पाकिस्तान में अगर कोई सिख रहता था तो वो माइनॉरिटीज हो गया, और उस को उनके राइट देना या कुछ भी चीज दे देना बड़ा डिफिकल्ट हो गया। और इसका परिणाम क्या निकल के आया पार्टीशन का, कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें, यह जो पार्टीशन हुआ उसका परिणाम क्या हुआ। ट्रेजिक ट्रांसफॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन अबाउट 80 lakhs, 80 लाख लोगों ने अपने घर बार को छोड़ा। पार्टीशन में 80 लाख लोगों ने अपने घर बार को छोड़ा, यानी कुछ भारत से पाकिस्तान में गए और कुछ पाकिस्तान से आ गए। इट विल बी गिविंग अप्रोक्सीमेटली 80 lakhs। एक 80 लाख के आसपास का जो अप्रोक्सीमेटली जो एक एरिया बताया जाता है वही बताया जाता है। कंफर्म हमें भी नहीं पता कि इतने ज्यादा लोगों को यहाँ पर इश्यूज होते हैं। किलिंग एंड द एट्रोसिटीज, 5 से 10 लाख लोगों को मारा गया। ये जो राइट्स हुए इधर से उधर जाने में, यानी 5 से 10 लाख लोगों को मारा गया वहां पर। ये देखिए आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है 5 to 10 lakhs पीपल। नरेश सर कॉल कर रहे हैं। कम्युनल जोन्स इन मेजर सिटीज, जोन बन गए। कम्युनल जोन का मतलब हिंदू मुसलमानों के बड़े कि ये मुसलमानों का एरिया है, ये हिंदू का एरिया है, ये इसका है। ये सारे, अरे सर